तो वक्त आ गया है दर्शकों फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का। लेकिन एक्सरे रिपोर्ट बताने के लिए हमें पहले इतिहास में चलना होगा और इतिहास में हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। आइए, ये इतिहास में हम लोग आ गए दर्शकों, और ये इतिहास क्या कहता है मैं आपको बताने वाला हूं। जो 50 साल का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले अध्याय का, वो पद बचाने के लिए थोपी गई इमरजेंसी थी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आड़ में आपातकाल लगा दिया जाता है। इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए आपातकाल को लगा दिया गया। चुनाव संबंधी नियमों को संशोधित कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गया और इंदिरा के कई मंत्रियों ने आपातकाल का विरोध किया तो क्या हुआ, उन्हें मंत्रालय से ही बाहर कर दिया। सोचिए जरा, विरोध करने पर मंत्रालय से बाहर, और रातों रात सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा के खिलाफ जिसने बोला उसे जेल में ठूस दिया गया। यह है इतिहास। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की गिरफ्तारी हो जाती है और इसके साथ कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य तक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। संसदीय दल के सचिव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 दिन में करीब 15,000 लोग जेल में डाल दिए गए। ये इतिहास है दर्शकों। नेता, अफसर, मीडिया, कानून सब इमरजेंसी के दायरे में आने लगे और जेल में विपक्ष के नेताओं पर अत्याचार हुआ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई पत्रकारों की हड्डियां तक तोड़ दी गई। 2 क्रांतिकारी किश्तैया और हुमैया, इनको फांसी दे दी गई और संविधान और कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये इतिहास है। जो आज संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, 21 और 22 को खत्म कर दिया गया। मीडिया को पंगु बनाने की कोशिश हुई दर्शकों, और मीडिया हाउस की बिजली काट दी गई। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया और किशोर कुमार जैसे महान गायक की आवाज तक को दबा दिया गया। ये आपने इतिहास देखा है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था दर्शकों, इतिहास, वर्तमान और भविष्य बताऊंगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं वर्तमान में आखिर क्या हो रहा है। आइए, वर्तमान में किस तरह से तैयारी की जा रही है। अब मैं आ गया हूं वर्तमान में दर्शकों। यह है वो वर्तमान, क्या हो रहा है जान लीजिए। 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, भारत की इकॉनमी $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में यूपीआई ने डिजिटल क्रांति हासिल की है और इसी के साथ साथ यूपीआई पर लाइव बैंकों की संख्या 598 पहुंच चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी लगाया है। और आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। साथ ही साथ कश्मीर में आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है और पीएम मोदी किसानों की आय दोगुनी करने में जुटे हुए हैं। साथ ही तीसरा टर्म शुरू होते ही किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने जारी की पहला काम था। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज किया जा रहा है और साथ ही साथ देश में नेशनल हाईवेज की संख्या 60% तक बढ़ गई है। ये वर्तमान चल रहा है। आप सोचिए, 31,000 किलोमीटर नया रेल नेटवर्क भी बनाया हुआ है। साथ ही 10 साल में देश को 9 वंदे भारत ट्रेन मिली है। और आखिर में आपको बता दूं, 10 साल में जिस तरह से काम हुए, भारत चांद पर वहां पहुंचा है जहां किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा, क्योंकि लगातार हंगामा किया जा रहा है। आइए मैं आपको भविष्य में लेकर चलता हूं। ये देखिए आप, भविष्य में हम आ गए और भविष्य में क्या तैयारी की जा रही है, आइए जरा आपको वो भी मैं बता देता हूं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, यानी भारत विकसित होगा और दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मूव करिए इसे। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत को सबसे ऊपर किया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और 3rd टर्म में सरकार बड़े प्रस्ताव भी लेकर आने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, इसे लेकर भी हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए नेता लोग एक होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। प्रेस करती रही है, इमरजेंसी लगाना क्या संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो।
तो वो सब काम उन्होंने किए हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। संविधान है, इनके अनुसार ही हमारा देश चले, सरकार चले, ना कि आरएसएस के एजेंडे पे, ना कि नागपुर के एजेंडे पे। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान करते हैं? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में है। जनता पीछे हमारे बोल रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद रखने के लिए हम पार्लियामेंट आते हैं। किसी और के शक्ल या छातियों को माप करने फीता लेके हम नहीं आ रहे। शुरू से ही जिस तरह की जिद का माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी अच्छे सुहाने मौसम के साथ और सुहानी सोच के साथ काम हो, ये सभी लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, ये कहाँ तक सही है? मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। तो पहली एक्सरे रिपोर्ट यहां पर पूरी होती है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरी रिपोर्ट की तरफ। इसे देखते हैं जरा, क्या है दूसरी रिपोर्ट। ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष पर इंडिया अलायंस उलझन में 10 साल बाद यह मौका मिला है दर्शकों। लेकिन क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, और लोकतंत्र में यह कितना जरूरी होता है, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। आइए, क्योंकि इन सवालों को तो आपने जान लिया, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सामने? आइए दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष को मिलने जा रहा है। कांग्रेस के पास इसे बार बार लोकसभा में मौका आता है, और इस बार नेता प्रतिपक्ष भेजने का नंबर है। कांग्रेस नेताओं की पूरी तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए एक बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर सहमति दर्ज कराई गई, लेकिन राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी ने और इस पद को संभालने पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। यानी राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुद को तैयार नहीं मानते, या फिर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। दूसरी मूव करिए। राहुल गांधी क्या फिर से भागेंगे? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने से भाग रहे थे, और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में लोकसभा के चुनाव में हार मिली। राहुल ने पार्टी को और मजबूत करने की बजाय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता चाहती थी कि वहां से आए, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ने की बजाय रायबरेली भाग गए। यही नहीं, राहुल को वायनाड की जिस जनता ने चुना, अब वो उसे छोड़ने का भी मन बना चुके हैं। लेकिन क्या राहुल को मनाने की तैयारी की जा रही है? ये देखिए, आप मीटिंग चल रही है, और यही वो दल है, राहुल के साथी दल, जो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बन जाएं। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम नेता राहुल को मनाने में लग गए हैं। यही वजह है कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी को मनाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह कि क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेताओं की बात मानेंगे? अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल क्या अपने इन सहयोगी दलों की नेताओं की बात मानकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेंगे? सवाल बना हुआ है। लेकिन राहुल किस तरह से बार बार भागते रहे, वो जरा इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा चल रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालें, लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले राहुल गांधी ने कितने पद संभाले हैं और वहां राहुल गांधी का कैसा प्रदर्शन रहा है? कांग्रेस ने राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग हर बार फ्लॉप रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद राहुल ने पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल की तैयारी इतनी कमजोर थी कि वो सरकार को घेरने के चक्कर में खुद गिर जाते थे। एक समय तक तो यहां तक कहा जाने लगा था कि राहुल ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत पक्की हो जाती थी। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले यानी 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में पैदल चले, जहां उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। राहुल गांधी को उनकी इस यात्रा का फायदा मिला। यात्रा से उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी तो 2024 में उनकी पार्टी की सीटें बढ़ी। यही वजह है कि अब राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं।